गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ संस्थाओं का कामकाज से ली गई है और इस वर्कशीट में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने न्यायपालिका के कार्य के बारे में पढ़ा था कि न्याय करना और कानूनों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य होता है। तो चलिए बच्चों ये वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो बच्चों हमारे देश में जो भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग लेवल पे जो भी अदालत हैं, कोर्ट्स हैं, उनको हम सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। अब न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय जो हर राज्य के हाई कोर्ट्स होते हैं वो, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्थानीय स्तर के न्यायालय यानी कि लोकल लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं वो सब सम्मिलित हैं। तो ये जो सारे कोर्ट हैं बच्चों, इन सबको मिलाकर ही हम न्यायपालिका कहते हैं। और देश में एकीकृत न्यायपालिका है जिसका मतलब देश के सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। और एकीकृत न्यायालय है हमारे न्यायपालिका है हमारे देश में कि सभी एक जैसे कानूनों को मानते हैं। और जो सर्वोच्च फैसला किसका होता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में किन किन विवादों पर सुनवाई होती है तो उसके बारे में यहाँ हमें बताया गया है। देश के नागरिकों के बीच विवाद और नागरिकों और सरकार के बीच विवाद। बच्चों जो देश के नागरिक होते हैं उनके बीच कोई विवाद है, कोई झगड़ा है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। और नागरिक और सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उसकी भी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच में विवाद। अब दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है, जैसे अगर बात करें राज्यों की कि पानी को लेकर विवाद है, तो इस तरह के मसले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय उनकी सुनवाई करता है। अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी विवाद हो सकता है। तो जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद होगा उसकी सुनवाई कौन करेगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। अब फौजदारी और दीवानी, फौजदारी जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं और दीवानी जो पैसों से संबंधित होते हैं मामले, उनमें अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। तो इन मामलों में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो उसके खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला सबको मानना होता है, हमने यहाँ भी ये भी पढ़ा। तो इसमें ऐसा होता है बच्चों, अगर हमने मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस हुआ, उसमें जो फैसला आया हम उससे सहमत नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब हम हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं हैं तो हमने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन दोनों कोर्ट के से हट के फैसला सुना दिया तो उस जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले कोर्ट्स हैं, तो उनको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानना होगा। हमारे देश में जो अदालत है बच्चों इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं और सबसे उच्च स्तर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सबसे सर्वोच्च फैसला होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो बात थी सर्वोच्च न्यायालय किन किन मामलों में विवादों पे सुनवाई कर सकता है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने में और अपने कार्य करने में। इस पर किसी भी व्यक्ति का या सरकार का या अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका नियंत्रण में कार्य नहीं करती। ना तो विधायिका का कोई कंट्रोल होता है उसके ऊपर न्यायपालिका पे, और ना ही कार्यपालिका का कोई कंट्रोल होता है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो स्वतंत्र होती है न्यायपालिका अपने फैसले लेने में, जिस वजह से जब उस पर किसी भी बॉडी का, किसी भी व्यक्ति का, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा तभी वो अपने फ्री होके जो है अपने डिसीजंस ले सकेगी।
भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है, सबसे वरिष्ठ जो जज होता है, उसको ही प्रमुख न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसको उसके पद से हटाना असंभव हो जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर देते हैं तो उसके पोस्ट से उसको हटाना लगभग असंभव है, मुश्किल है बहुत। इनको हटाना इसलिए असंभव है, इसका प्रोसेस होता है एक। जब अगर माना जाए, ये कहा जाए कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसी केस में इनको हटाया जा सकता है। और वो भी क्या होता है बच्चों, कि जो भी किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उन दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि जिस जज को हटाना है उसके अगेंस्ट वोटिंग हो जाए 2/3 हर सदन में, दोनों सदनों में, तभी हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तभी वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से फैसले ले सकते हैं। अगर आप सोच के देखो, मान लो वो किसी सरकार के अंडर काम करती, उस पर उसका दबाव होता, किसी अधिकारी का दबाव होता, तो जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो क्या करते, फैसला लेने में डरते कि अगर हमने, जैसे कोई केस आता है सरकार के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, तो वो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता कि अगर मैंने इस मंत्री, इस सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया तो ये मुझे मेरे पद से हटा देंगे, या फिर उनको डराया भी जा सकता था। तो जब हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उनको पता है कि उन्हें नहीं हटाया जा सकता, तो वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के बिल्कुल सही फैसला सुनाते हैं, किसी के भी प्रेशर में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। अब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है किसको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अगर इनको लगता है, न्यायपालिका को लगता है कि जो भी विधायिका है उसका कोई कानून या फिर कार्यपालिका की कोई भी कार्रवाई जो है संविधान का उल्लंघन कर रही है, उसके खिलाफ है, तो ये क्या कर सकता है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी ऐसी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको इनवैलिड घोषित कर देगा, अमान्य घोषित कर देगा, उस कानून को वहीं ख़त्म कर सकता है। इसी तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। अब किसी कानून और कार्यपालिका की कार्रवाई को बताया जाता है कि ये सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो उसकी वैधता, उसकी वैलिड है, ये वो सही है या नहीं है, उस पर तय करता है उसको कि ये कौन कानून चलना चाहिए, बनना चाहिए या नहीं। अगर संविधान को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान के खिलाफ है, ये हमारे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, हमारे कानूनों के, हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, तो उस कानून को ख़त्म किया जा सकता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा करना कि ये कानून सही है, ये काम सही से हो रहा है, इसमें किसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो फैसला देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। अब संसद में बेटा आपको पता है कि कानून बनते हैं, पारित विधेयक जो है उनको पारित करके कानून बनाया जाता है। तो संसद जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी तय किया हुआ है कि जो संसद है वो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं कर सकती। जो हमारे उसके मेन चीज़ें, मेन फीचर्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं बेटा न्यायपालिका और मौलिक अधिकार की। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जो हमारी न्यायपालिका है वो हम नागरिकों के मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं।
आपने पढ़ा भी है पहले, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब। और इनकी रक्षा करती हैं कि अगर लगता है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो हम न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार यही हमें अधिकार देता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकता है कि अगर लगता है किसी व्यक्ति को कि कोई भी व्यक्ति या समाज या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन रही है, उसका हनन किया जा रहा है, तो हम न्यायालय जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। अब अभी हाल के ही वर्षों में क्या है, अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ फैसले लिए हैं और कुछ निर्देश दिए हैं, जिससे जो है लोगों का जो है न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास हो गया है। वो यकीन करते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है हमारे हित में काम करती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं। इसका आंसर है हमारा, भारत में मौजूद विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समूह को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला अदालतें और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। इसका आंसर है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई होती है। फर्स्ट, देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिक और सरकार के बीच विवाद। सेकंड, दो या दो उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच में विवाद। थर्ड, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। फोर्थ, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फिफ्थ, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। इसका आंसर है, स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। यह विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है, मेरे विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर सरकार या समाज अथवा कोई अन्य व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न निर्देश और फैसले दिए हैं। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।